जी। आईपीएल देखते हो? आईपीएल देखता हूँ थोड़ा बहुत। तो फेवरेट टीम कौन सी है? ऑफ कोर्स बैंगलोर से हूँ तो नहीं सही बताओ आप। आरसीबी है। खाओ माँ कसम। आरसीबी तो आप बैंगलोर के इसलिए आप बोल रहे हो, और कोई होगी? नहीं, आरसीबी तो मेरा फेवरेट। एमआई पसंद नहीं है, सीएसके पसंद नहीं? अच्छा है, सब लोग अच्छे खेलते हैं, हाँ। बट आरसीबी बेंगलोर का बंदा हो यार। वैसे आप मैसूर के हो। उनकी पार्टी का एजेंडा में औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब एआई में और साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ फिट होगा, मुझे बताइए। आप सही बात है ना, एडजस्ट ಮಾಡಿ एडजस्ट ಮಾಡಿ थोड़ा एडजस्ट कर लो, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದ दूसरा स्टाइल में हर तबुस क्रैक कोई कि निम बुमला ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ। एंजॉय ಮಾಡಿ, आप एंजॉय करो थोड़ा, हाँ, एडजस्ट ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट ಮಾಡಿ, थोड़ा एडजस्ट करो। एडजस्ट तो हम कनाडा के लोग जो है ना, हाँ। हम बोलते रहते हैं ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट ಮಾಡಿ, एडजस्ट ಮಾಡಿ। थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पे भी फोटोज आपकी बहुत सारी हैं, बट रीलें आई नहीं बिल्कुल। इतना टैलेंटेड नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं हो सकता है मैं एक ही पॉलिटिकल आदमी हूँ जो कभी न्यूज़ नहीं देखता, न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता, नहीं देखते कभी नहीं। ट्रैफिक का कोई सॉल्यूशन सोचा है आपने? हम काम करते हैं, वो काम सक्सेस नहीं होता, हमारी नीयत काम करके सक्सेस करने की होती है, वो हम नहीं कर पाते। आपने चुनाव के टाइम पे ये क्यों बोला था? मतलब एक इसमें और मुझे याद आया, जो दिवंगत मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके ऊपर ध्रुव राठी ने कमेंट करा था कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर वो डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन 2012, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही करते थे। बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह जी कहते थे, मौन मोहन सिंह, लेकिन कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हर बार देश के सामने आए, हर 3 दिन बाद सवाल लेते थे, उसका जवाब देते थे, अगर कुछ गलत हुआ है उसकी जिम्मेवारी लेते थे, सही हुआ है तो उसका क्रेडिट सबको देते थे, करेक्ट, खुद अपने नहीं लेते थे। तो मनमोहन सिंह जी वॉज ए ट्रू, बहुत हिम्मत की बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब उसको ध्रुव राठी ने लिखा है, और सही भी लिखा है, कि आखिरी प्रधानमंत्री ने इस मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी, 2014 से पहले। करेक्ट। तो देखते हैं, मोदी जी का हो सकता है कभी उनको भी हिम्मत हो जाए, करेज के साथ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हो भी सकता है। 11-12 सालों में तो नहीं हुआ, हो सकता है थोड़े दिन में हो जाए। यस, उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी। तो आप नेटफ्लिक्स देखते हो? बिल्कुल। लास्ट शो कौन सा देखा था? कोई सिलेक्शन डे कुछ ये था, कोई सीरीज, वो मैं देख रहा था लास्ट। तो टाइम कैसे मिलता होगा आपको? टाइम थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। सुबह से आपके पास 9:30 पे जनता आ जाती है, फिर आप यहाँ जाना वहाँ जाना, और शेड्यूल फिक्स रहते हैं। कभी थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं हो सकता है मैं एक ही पॉलिटिकल आदमी हूँ जो कभी न्यूज़ नहीं देखता, न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता, मैं नहीं देखते? कभी नहीं देखता, कभी नहीं। तो आप अपने इंटरव्यूज़ भी नहीं देखते? मैं मेरा इंटरव्यूज़ भी नहीं देखता हूँ ज़्यादातर। अगर कोई उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि मुझे देखना पड़े या कोई दिखा रहा है तो वो अलग बात है, मैं बैठ के नहीं देखता हूँ मेरा इंटरव्यूज़। न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ, क्योंकि न्यूज़ देखने से फिर आपका दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो मुद्दे न्यूज़ में नहीं होते हैं। मतलब इतना जहर घोल दिया गया है, इतना टारगेटिंग होता है। पहले मैं बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, मैं अभी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, न्यूज़ चैनल्स भी नहीं देखता हूँ। नहीं देखता? बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मैं एक ही पॉलिटिकल आदमी हूँ जो न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता हूँ, कोई रीजनल भी नहीं देखता हूँ, नेशनल भी नहीं देखता हूँ। जी। आईपीएल देखते हो? आईपीएल देखता हूँ थोड़ा बहुत। तो फेवरेट टीम कौन सी है? ऑफ कोर्स बैंगलोर से हूँ तो नहीं सही बताओ आप। आरसीबी है। आरसीबी तो आप बैंगलोर के इसलिए आप बोल रहे हो, और कोई होगी? नहीं, आरसीबी तो मेरा फेवरेट। एमआई पसंद नहीं है, सीएसके पसंद नहीं? अच्छा है, सब लोग अच्छे खेलते हैं, हाँ। बट आरसीबी बेंगलोर का बंदा हूँ यार। वैसे आप मैसूर के हो? पढ़ाई तो आपकी मैसूर में ही हुई? पढ़ाई मैसूर में हुई है, लेकिन
आज मैं जो कुछ भी हूँ बेंगलोर ने मुझे बनाया है। हाँ वो बात तो मैं भी कहूँगा है। कि जो हूँ मैं भी बेंगलोर नहीं बनाया बेंगलोर मुझे, से- इसमें तो मैं भी। मेरी माँ बेंगलोर की रही है, पैदाइश बेंगलोर की है, हाँ तो इतना आज जो भी बने हैं वो बेंगलोर के लोगों ने बनाया है, तो मरते दम तक बेंगलोर की सेवा करना है। वगन। तो जब आप मैसूर में थे तब आप क्रिकेट खेलते थे? बिल्कुल खेलते थे, तो क्या स्कूल और बॉलर कॉलेज। थे या फिर बैट्समैन थे? दोनों था, मैं ऑलराउंडर था, हाँ खेलता था। हाँ अच्छा। उतना बढ़िया नहीं खेलता था, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट उसी पे चले जाते स्कूल और नहीं, कॉलेज आपके में। लुक्स तो उसके लिए भी अच्छे हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्ट था, बहुत हाँ। एक हद तक अच्छा खेल भी लेता था। जी। चैट जीपीटी यूज़ करते हो? नहीं, अभी करना थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ हम्म। चैट जीपीटी। अभी तक तो नहीं कर रहा था, हम्म। थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। कभी ये नहीं लगता कि एआई इतना आ गया कि एचआरओ की जॉब जा रही है, आईबीएम ने 2000 लोगों को निकाल दिया, तो कभी पॉलिटिशियंस की जॉब भी चली जाए एआई के थ्रू? देखिए, जब तक डेमोक्रेसी है, लोगों को चुनना है, किसी को भेजना है असेंबली के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें। देखिए, एआई से जॉब जाएगी ये मैं नहीं मानता हूँ। एआई जॉब्स कैसे होंगे उसको ऑल्टर कर देगा, ये मैं समझता हूँ। हाँ। जितना साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा, जितनी चीज़ें इस नेचर के बारे में हमें पता चलेगी कि ये भी हम कर सकते हैं, उतने नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हमने हमारे इस देश को उन चैलेंजेस के लिए हमने प्रिपेयर किया है कि नहीं किया। अब हम मंदिर मस्जिद में 2024-25 में भी झगड़ते रहेंगे, हाँ। तो ये आई कहाँ है, कहाँ रहेगा? ये आई का जो लेवल है, ये तो अभी स्टार्टिंग है। ये अभी ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन इंटरफेस से दूर होकर भी काम किए जा रहे हैं। तो लेकिन हम अभी हिंदू मुसलमान में बिज़ी हैं और वेस्टर्न कंट्री से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब हमें फुर्सत मिल जाए तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देंगे। मैं आपको कुणाल कामरा जी का जो वो नया भारत वीडियो था उसमें से एक बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उस पर मुझे भी बहुत हंसी। चाइना ने डीप सीक बनाया, तो भक्त लोगों ने ये लिखा था वहाँ पे कि चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम। अब ये बात बताओ, चाइना क्या कॉरपोरेट्स को कौन रोक रहा है डीप सीक बनाने से? मतलब कहने का पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पार्टी वाले कोई रोक रहे क्या? ना तो राहुल गांधी रोक रहे हैं कि ये मत करो, ना बीजेपी रोक रही, तो फिर ये क्यों है? देखिए, ये पार्टी रोकने की बात नहीं है। हाँ। हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट, एज ए सोसाइटी, वो इम्पोर्टेंट है। अगर घर घर में टेक्नोलॉजी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, वेल्थ की बात हो, ग्रोथ की बात हो, तो अलग बात है। आज घर घर में क्या बात है? हिंदू और मुसलमान, औरंगजेब जो 350 साल पहले मर गया था, मुगल जो 1000 साल पहले होते थे। अगर हम 1000 और 500 साल से निकल जाएं आगे, तो फ्यूचर की कोई बात ही नहीं हो पा रही। कितने आज राजनेता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, आप देख लीजिए कि फ्यूचर पे बात कर रहे हैं, ग्रोथ पे बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, साइंस पे बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। आप बताइए कितने लोग हैं? आपकी पार्टी के सैम पिट्रोदा सर, शशि थरूर सर, ये 2 लोग तो, और राहुल गांधी जी, 3 लोगों का तो मैं नाम अभी बोल सकता हूँ। इस देश का नेता, प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के रैलियों में खड़े होकर बोलेंगे आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, ये लोगों को आप उनके इस पे लिबास से पहचान लो, जैसा कपड़े पहनते हैं उससे पहचान लो। हिंदू और मुसलमान, अगर देश की रूलिंग पार्टी करेगी, देश का नेता करेगा, जिसकी जिम्मेवारी है कि इस देश को आगे ले जाए, अगर वो मुगलों की बात करेगा, औरंगज़ेब की बात करेगा, अंग्रेज़ की तो बात नहीं करेंगे, वो उससे पहले की बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ के इनके एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ इनके पूर्वज रहे, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बात करेंगे, उससे पहले की बात करेंगे, मुगलों की बात करेंगे। और
लोगों में को कंफ्यूज करके रखेंगे। आज देखिए, आज इस मुल्क में नौजवान सड़कों पर निकलकर एक दूसरे के धर्म के ऊपर अगर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, एक दूसरे की जान ले रहा है, तो इससे इस मुल्क की तरक्की कैसे हो सकती है? इससे इस समाज की तरक्की कैसे हो सकती है? हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे कैसे काम कर सकते हैं? दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अंतर क्या है, मुझे बताइए। क्यों आज दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया है, वाई इज़ इट मोर प्रॉस्परस देन द नॉर्थ इंडिया? वाई इज़ इट more developed than the North India? That is because in South India, except for Karnataka, BJP is not there in anywhere in the South. And wherever there is less communal politics, there you have more development-oriented politics. So we are educationally, technologically, we are way ahead. Today, Karnataka is the second highest tax-paying state in the country, right? Maharashtra is the number one tax-paying state in the country. We pay the taxes for UP, Madhya Pradesh, Bihar, and all that because they are our brothers there. Correct. But वहाँ की राजनीति क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। यहाँ पे वो राजनीति नहीं हुआ करती थी, अभी तो हो रही है, ये अलग बात है। तो जहाँ पे भाईचारा रहेगा वहाँ पे डेवलपमेंट रहेगा। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी करेक्ट गोज टुगेदर। करेक्ट। आप और मैं झगड़ते रहेंगे तो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो इस देश को अगर सच में हमें डेवलप करना है, पूरे इस देश का विश्व गुरु पूरी दुनिया का बनाना है, तो जोड़ना पड़ेगा दिलों को। करेक्ट। जोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, बहुत सारी चीज़ें सही हुई, उसको तोड़ मरोड़ कर उसको और गलत बना दिया गया और दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ दिया गया। तो 1000 साल का बदला आज लेंगे क्या हम और आप? आज जो गलत हो रहा है इसका बदला कोई 500 साल बाद लेगा क्या? नहीं। तो इससे तो इंसान को ख़त्म कर देगा, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। करेक्ट। बट आपकी पार्टी में एक बात है, कांग्रेस में बहुत पढ़े लिखे लीडर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, एक तो मैं भी मानता हूँ, और दे आर एबल टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो पढ़ाई है उसके बारे में ही बात करते हैं। उन्होंने टेक के बारे में बात करी, तो ये चीज़ तो देखिए, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे सब पार्टी में हैं, बट सब लोग अपनी पार्टी का एजेंडा फॉलो करते हैं। कांग्रेस का एजेंडा हमारा पहले से ये रहा है कि जब सुपर कंप्यूटर राजीव जी को देने से मना कर दिया गया था यूएस में, सैम पेट्रोडा जी का आपने किया था शायद पॉडकास्ट, उन्होंने नहीं बताया क्या कि कैसे दिक्कत के साथ, परेशानी के साथ, पूरे जिद्दोजहद के साथ फाइट करके हिंदुस्तान ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया, क्योंकि राजीव जी चाहते थे कि सुपर कंप्यूटर बने। अगर आप राहुल जी से बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, एआई पे बात करेंगे, करेक्ट, राइट, डेवलपमेंट पे बात करेंगे, सबको जोड़ने पर बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं समझते, लेकिन उनके पार्टी का एजेंडा जो है वो मंदिर मस्जिद है, गाय है। उनकी पार्टी का एजेंडा 1000 साल पुराना मुगलों का इतिहास है। उनकी पार्टी का एजेंडा में औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब एआई में और साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ फिट होगा, मुझे बताइए। हाँ, आप सही बात है ना। आप अगर साइंस के इंस्टीट्यूशंस कायम करने की बात हो रही है, तो इसके बीच पे मंदिर मस्जिद कहाँ फिट होगा? तो बीजेपी के उस एजेंडे के तहत वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसे ही बकवास करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मुगलों पर बात करेंगे, तो उनके पास दूसरा कुछ होता नहीं। यस। और अब मैं इंडिया के विजन के बारे में और वोटर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो कांग्रेस क्या कर रही है फिर से अपना स्ट्रॉन्ग बेस करने के लिए लोकसभा के लिए? कुछ स्टेट्स में कांग्रेस का परचम लहराया हुआ है, जैसे अपना कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग पकड़ है। देखिए,
2014 से जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमला हुआ है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो कोशिश हुई थी, चैलेंज किया गया था, फिर कांग्रेस के फंड्स को बंद कर दिया गया, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की, डराया धमकाया, ईडी, सीबीआई, आईटी, और जो लोग उनके साथ चले गए तो वो लोग धुलकर पाक साफ हो गए। तो मोदी जी ने और बीजेपी ने जो ये सिस्टम बनाया है, इसके बावजूद सारा मीडिया पूंजीपतियों ने ख़रीद लिया। अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो। अगर कोई तुम पे खरीद लेता था तो ना तुम ये सवाल पूछते, ना मैं जवाब देता तो तुम दिखा पाते। तो मीडिया एक तरफ, सोशल मीडिया का इन्वेस्टमेंट एक तरफ, हज़ारों करोड़ रुपए एक तरफ, सीबीआई, आईटी, ईडी एक तरफ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ, और इसके बावजूद कांग्रेस डबल सीट लेके आ रही है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार बना रही है अलग अलग प्रदेशों में। वो सरकार फिर एमएलए खरीद कर गिरा दिया जाता है, वो अलग बात है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, राहुल जी ने बहुत क्लियरली जो बोला है कि हम सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कि अंग्रेज़ों को भगाने के बाद जो हमने डेमोक्रेसी कायम की थी, वो डेमोक्रेसी को वापस मजबूत करना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी ख़त्म ही हो जाएगी। करेक्ट। ये लोग एक पार्टी का जो राज है परमानेंट बना देंगे। थोड़े दिन बाद बोलेंगे लोगों को क्या पता है क्यों चुनाव होने हैं, हमें सब पता है, हम चला लेंगे। तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर देंगे। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कल डेमोक्रेसी नहीं होगा तो कोई कुछ पूछ नहीं सकेगा, कोई कुछ बोल नहीं सकेगा, ना किसी को राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा, राइट टू स्पीच रहेगा, कुछ भी नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सब इतिहास बन जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग ख़त्म कर देंगे और डिक्टेटरशिप लेके आ जाएंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि जिस दिन डिक्टेटरशिप आ जाएगा तो किसी को भी अंदर जेल में बंद कर दो, किसी को भी बाहर निकाल दो, किसी को भी ये कर दो। तो ये जो लड़ाई है सत्ता में आने के लिए नहीं है। सत्ता में हम वापस आएंगे, हमें मालूम है, क्योंकि ये देश है, एक बहुत अद्भुत देश है। हमारा जो देश है ये टेस्ट करता है पेशेंस के साथ, लेकिन कोई भी ज़्यादती हो जाए तो उठा के फेंक देता है। हमने भी गलती की होगी तो हमें उठाकर फेंक दिया। अब ये लोग जो कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा पेशेंस के साथ देख रहा है, लेकिन उठा के फेंक देगा। जी, आपके हिसाब से इंडिया की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, इंडिया जो है एक दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत अलग देश है। यहाँ पे डाइवर्स लोग रहते हैं। तुम्हारा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है। करेक्ट। हर चीज़ का खाने पीना, रहने का, सहने का तरीका अलग है। करेक्ट। हमारी मान्यताएं अलग है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। ये जो हिंदुस्तानियत है, ये जो इंडिया का जो स्पिरिट है, इसको हमें बचा के रखना है। करेक्ट। ये हिंदुस्तान की आज कोशिश होना चाहिए। जैसे ही हम यूनाइट होंगे, हम सब मिलकर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। हम सब मिलकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। पूरी दुनिया के साथ हम जो क्या ट्रेड करेंगे, क्या ये करेंगे, उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस देश को एक बनाया जाए, और साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए, क्योंकि हमारे लोग टेक्निकली बहुत साउंड है, ठीक है। इसीलिए हम इतने इंजीनियर्स बना पाए, इतने यहाँ से टैलेंट माइग्रेट होकर दूसरे कंट्रीज जा रहा है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम यहाँ माहौल नहीं सुधारेंगे, लोग क्यों आएंगे? सही बात है। तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम यंग देश हैं। 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन is below the age of 35, and we are the one of the youngest nations in the world, and I should tell you, we'll be having young population up to 2047. आज हम 2025 में हैं, another 22 years we'll have young population.
2047 के बाद वी विल बी स्टार्टिंग टू एज, हमारे पास प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, मेहनत करने वाले यंगस्टर्स, सिर्फ जिस तरीके से टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, इस तरीके से अगर गिरा तो 2047 के बाद हमारा पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन हो जाएगा, मतलब उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये 22 साल हमने, पिछले 12 साल तो हिंदू मुसलमान के झगड़े में गुजार दिए, अगले 22 साल हमें तय करना है कि हमें झगड़ा करना है क्या इन नौजवानों को सड़कों पे उतार कर एक दूसरे धर्म के ऊपर लांछन उछाल कर ये करना है, या इन नौजवानों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजकर साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस देश को डेवलप करना है। तो 22 साल के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज चाइना देख लो आप, दे आर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, नौजवान कम है, सीनियर पॉपुलेशन ज़्यादा है। करेक्ट। तो हिंदुस्तान के पास 22 साल है, तो हमें तय करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। आप एक MLA हो तो आप एक पब्लिक का परसेप्शन बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि एक आम आदमी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या क्या प्रायोरिटीज़ हैं आज के समय में? एक आम आदमी क्या चाहता है जब वो अपने घर से निकले तो पाक साफ सड़क रहे, सड़क मजबूत रहे, लाइट उसके घर के पास रहे, उसके घर पे पानी ठीक से आए, उसका ड्रेनेज सिस्टम सही हो, उसके बच्चे के लिए स्कूल बगल में हो, बहुत दूर ना हो, और अच्छी स्कूल हो, अच्छा शिक्षा मिले, स्वास्थ्य खराब है तो अच्छे हॉस्पिटल्स करीब हों, ठीक है। बहुत सारे पैसे वाले हैं वो तो कहीं पे भी अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन एक आम आदमी की मैं जो बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ वो अगर काम पे निकले, वो कुछ भी काम करता हो, सही सलामत सेफली उसके घर पे वापस आ जाए, ठीक है। तो वो और क्या चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छा शिक्षित बने, एजुकेटेड बने और उसे अच्छी नौकरी मिले, राइट। एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं इसके अलावा? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पाकी सफाई और सुरक्षा, ठीक है। आज हम ये कोई भी चीज़ देने में हम नाकाम होते जा रहे हैं, नहीं। और लास्ट में कुछ भी ना हो तो हम सुरक्षित रहें, ये सोचता है कि हम सुरक्षित रहें यार, खुश रहें, कोई निकले तो वापस उसके घर खुशी खुशी आए। करेक्ट। तो अगर ये भी नहीं बन पाए, हम नहीं दे पाए, तो हमें कोई हक नहीं है राजनीति में भी रहने का और समाज में रहने का। करेक्ट। तो आप एक बात बताओ कि जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो तो कुछ लोग नेगेटिव होते ही हैं, आप चाहे कितने अच्छा काम कर दो, एक कहावत भी बोली जाती है, संसार की दंदुभी दोनों तरफ बजती है, आप अच्छा काम करो तो भी बुरा भी। तो उस क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करते हो? फॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैंने फेस नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा मैं प्रोएक्टिव होकर काम करता हूँ, और काम दिखता भी है। अगर आप काम कर रहे हो तो काम दिखता भी है जी। तो उतना बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं मिला है। चंद मौक़ों पर मिलता है जो बियॉन्ड हमारी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड होता है, कि हम नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारा काम, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए या उसके लिए बहुत बड़ा अप्रूवल चाहिए, ऐसे कई टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और क्रिटिसिज्म कभी कभी लोग समझते हैं कि ये सब मुझे ही, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, बहुत सारे एरिया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता नहीं है। अब उनको लगता है कि आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ क्यों नहीं कर रहे आप, ये गलत है, ये हुआ है। तो अब बहुत सारे लोगों को मैं नहीं समझा पाता हूँ कि मेरा जुरिसडिक्शन नहीं है, उससे भी क्रिटिसिज्म हुआ है। और कभी कभी हम काम करते हैं, वो काम सक्सेस नहीं होता है, हमारी नीयत काम करके सक्सेस करने की होती है, लेकिन कभी टेक्निकली इंजीनियरिंग का फेलियर कुछ तो भी होता है, तो हम नहीं कर पाते। उस वक्त पे क्रिटिसिज्म होता है, उस क्रिटिसिज्म को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना चाहिए और उसको सुधारने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक लाइफ में है, जो पब्लिक आपको आपकी तारीफ करेगी, जिंदाबाद बुलाएगी, तो मुर्दाबाद भी सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी 2 या 3 दिन पहले भी शायद आपके खिलाफ एक महिला अप्रोच करी थी वहाँ पे हाई कोर्ट में,
उनका कैंसिल हो गई थी ये बात। क्या है वो? मतलब कोई आपने कोई गारंटी के बारे में बोला था तो उसके लिए वो चली गई थी, बट हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करा था। हाँ हाँ, नहीं वो कांग्रेस के जो गारंटी स्कीम्स हैं, हाँ उसको लेकर के एक महिला गई कोर्ट में कि रिजवान ने जो चुनाव जीता है ये कांग्रेस की गारंटी के हाँ जरिए जीता है और ये गलत है हाँ। बोलकर, तो हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी का जो प्रॉमिस है वो है और जो कानून के दायरे में है, तो ये गलत केस है बोलकर मेरा सबसे पहले, उन्होंने बहुत सारे एमएलएस के खिलाफ ऐसा डाला है केस, लेकिन मेरा केस जो है सबसे पहले डिसमिस हाई कोर्ट ने किया। तो बट बुरा तो लगता होगा ना? हाँ थोड़ा, क्योंकि मैं बड़ी मार्जिन से जीता था। हाँ, बड़े खुश थे। हाँ, तो इमीडिएटली चाहे 4-6 दिन के अंदर किसी ने कोर्ट में पिटीशन डाल दिया कि उन्होंने गलत जीता है। बल्कि आपने तो उसके लिए चेयरमैन भी एक अपॉइंट करके रखा है उस काम के लिए कि हाँ सब ठीक है, पार्टी का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, तो कोई बात नहीं, फाइट करना पड़ता है। देखिए मैं फाइट करके, हार के, जीत के बहुत कुछ देखा हूँ, तो कोई कुछ खोने के लिए भी मैं नहीं डरता हूँ, और जब मौका मिले तो उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल करके काम करने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। तो जब when you have come through a hard way, when you have seen defeat before a success, then you are always prepared for everything. नहीं मतलब अब मैं भी अगर बताऊं कि मैंने कुछ किया नहीं है और मेरा नाम आ जाए तो बुरा लगता है हमेशा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आया है। कोई कुछ कर देता है तो किसी को लगता है कि मेरे सपोर्टर्स ने कर दिया होगा या हमने कर दिया, हमारा उससे लेना देना ही नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़, बहुत बार ऐसा हुआ है जी।